all persons are equally entitled to freedom of conscience and have the right to freely profess, practice, and propagate religion. As those who have taken an oath to uphold the Constitution of India, we ought to ensure that every person within our territories enjoys this right in equal measures. आप जानते हैं कि केरल को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि केरल की आय का कितना हिस्सा ब्याज भुगतान में जाता है? क्या आप जानते हैं कि केरल की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मुकदमा दायर किया है और क्यों? तो आज हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नशरा खान चौधरी। केरल को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसका कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी आय बहुत कम है। केरल का कर्ज 2018-19 में इसकी जीडीपी का 31% था, जो साल 2021-22 में 39% हो गया है। इसका मतलब है कि केरल को अपने कर्ज को चुकाने के लिए और ज़्यादा उधार लेना पड़ रहा है। इससे इसका ब्याज भुगतान भी बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक नोट में बताया कि केरल का ब्याज भुगतान 2021 और 22 में इसकी आय का 19.98% हो गया है, जो वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि केरल की राज्य सरकार उधार ली गई राशि को लाभकारी परियोजनाओं में निवेश करने के बजाय चलते फिरते खर्चों जैसे वेतन और पेंशन में खर्च कर रही है। इससे इसकी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ रही है। केंद्र सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि केरल के राज्य सरकार बजट के बाहर से भी उधार ले रही है, जो इसके लिए एक बोझ है। केंद्र सरकार ने केरल सामाजिक सुरक्षा पेंशन लिमिटेड और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड से केरल को उधार लेने के लिए कहा है, जिनके पास अपनी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि KIIFB की कुल आय में से 93.6% राशि सरकार की तरफ से आती है। बाकी 6.4% राशि इसकी संपत्ति ब्याज के रूप में आती है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ये भी जानकारी दी है कि KIIFB को मोटर वाहन कर और पेट्रोल सेस से इकट्ठा की गई राशि मिलेगी। केरल की राज्य सरकार ने इस बात का विरोध किया है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम साल 2003 के तहत इसकी उधार लेने की सीमा को कम कर दिया है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को अपने बजट के अनुपात में उधार लेने की अनुमति देती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इससे राज्यों को अपने वित्तीय प्रबंधन को सुधारने का प्रोत्साहन मिलता है और उनके कर्ज का बोझ कम होता है। केरल की राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे उसके विकास कार्यों पर बाधा पड़ती है और उनका राज्य अधिकार हनन होता है। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि वो अपने उधार लेने के अधिकार को बचाने के लिए आगे लड़ेंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि केरल का वित्तीय संकट कितना गंभीर है और इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केरल का वित्तीय संकट बहुत ही गंभीर है क्योंकि इसके पास अपने खर्चों को चलाने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है और इसको बार बार उधार लेना पड़ रहा है। इससे इसका कर्ज और ब्याज दोनों बढ़ते जा रहे हैं और इसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होती जा रही है। इसका देश पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि केरल एक महत्वपूर्ण राज्य है जो देश की जीडीपी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अपना योगदान देता है। अगर केरल का विकास रुक जाए तो देश का भी विकास प्रभावित होगा। इसीलिए केरल को अपने वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए एक तर्कसंगत और समझदारी से नीति बनाने की ज़रूरत है, जो इसके आय और खर्च के बीच का संतुलन बनाए और इसके कर्ज को कम करे। इसके लिए इसे अपने अपव्यय और अनावश्यक खर्चों को काटना होगा और अपने राजस्व और निवेश को बढ़ाना होगा।
इसके साथ ही इसे केंद्र सरकार के साथ एक सहयोगी और समन्वयी रवैया अपनाना होगा, जो इसके वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन को सुधारने में मदद करेगा। इससे न केवल केरल का बल्कि पूरे देश का भी लाभ होगा। ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको केरल के वित्तीय संकट के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको केरल की आर्थिक स्थिति के बारे में और अधिक जानने का मौका मिला होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एयर इंडिया के एक सॉफ्टवेयर खरीद के मामले में सीबीआई ने 225 करोड़ के घोटाले पर आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी अरविंद जाधव, IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, SAP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 6 लोगों और कंपनियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। ये एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय है, जिसे आप ज़रूर देखना चाहेंगे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।